जी बेटा, सो वेव इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले, दैट्स मीन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं थर्मल फिजिक्स के एक छोटे से कॉन्सेप्ट की, जो कि मैंने आपको थर्मल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में समझाया था, जहाँ पे हम तीन चीज़ों को इकट्ठा रिलेट कर रहे थे। वो चीज़ें कौन कौन सी थी स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से प्लीज़ सुनना है आप लोगों ने। सबसे टॉप पे हम लिखते थे प्रेशर, ठीक हो गया। मैं जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट दूंगा क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखते थे वॉल्यूम एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखते थे टेम्परेचर। तो हम कहते थे कि ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। कंडीशन स्टूडेंट्स क्या होती है, बड़े ध्यान से प्लीज सुनिए। कंडीशन हम ये लगाते थे कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो हमें प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन पता चल जाएगा, जो कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 था। आई होप सो कि आपको याद आ रहा होगा। लेकिन अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखें स्टूडेंट्स तो उससे क्या होगा, हमें प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन पता चल जाएगा, जो कि डायरेक्ट रिलेशन था। लेकिन अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो फिर हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती थी, वॉल्यूम और टेम्परेचर की, जो कि अगेन डायरेक्ट रिलेशन था स्टूडेंट्स। कुछ यही कॉन्सेप्ट आज हम अगेन इस बात पे अप्लाई करने लगे हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास तीन चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन सी बेटा, V, ठीक हो गया, जस्ट वेट, V, देन F एंड देन लैम्डा। हमारे पास तीन चीज़ें हैं। अब बेटा वेलोसिटी ये है, मैं लिख देता हूँ ताकि आपका माइंड में हर चीज़ क्लियर हो जाए। ये क्या है, ये वेवलेंथ है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये है फ्रीक्वेंसी है। यूनिट्स आई होप सो कि सबको पता होंगे। V फॉर वेलोसिटी है तो दैट्स मीन मीटर पर सेकेंड, F फॉर फ्रीक्वेंसी होगी तो हर्ट्ज इसका यूनिट हो गया, एंड देन मीटर या सेंटीमीटर इसका यूनिट हो गया वेवलेंथ का। इज इट क्लियर बेटा? नाउ लिसन प्लीज, बहुत बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। अगर बेटा मैं किसी तरह वेलोसिटी को कांस्टेंट रख दूं, वेलोसिटी चेंज ना होने दूं किसी भी वेव की, तो मुझे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन पता चल जाता है। और पता ये चलता है कि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर सुना हो तो मैंने यही चीज़ एलैबोरेट की थी कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वेवलेंथ कंसीडरिंग वेलोसिटी ऑफ द वेव कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी बेटा तो ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होंगे, ये चेंज होते रहेंगे। मतलब बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास नहीं आएगा। इज इट क्लियर? नाउ लिसन प्लीज बेटा, अगेन ध्यान से प्लीज सुनना आप लोगों ने। अगर मैं क्या कांस्टेंट रख दूं, ये चीज मैं इरेज कर रहा हूं। आई होप सो कि आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो प्लीज रिवाइंड करके लिख लीजिएगा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख दूं, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो बेटा, तो फिर क्या होगा, फिर मुझे वेलोसिटी और वेवलेंथ का रिलेशन पता चल जाएगा, जो कि डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन क्या जो मेन कॉन्सेप्ट आप लोगों ने, जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए, वो ये कि बेटा कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखोगे तो वेलोसिटी और वेवलेंथ का रिलेशन पता चलेगा। अगर आप वेलोसिटी को कांस्टेंट रख दो तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पता चल जाएगा। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? तो बेटा मैं बातों को समराइज करता हूं। ये जो मैं कह रहा हूं ना कि वेलोसिटी को कांस्टेंट रखो तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन पता चल जाएगा, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे किस चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। और वहां पे अगले किसी चैप्टर में हम ये कॉन्सेप्ट एलैबोरेट कर लेंगे। ज्यादातर जो वेव्स और लाइट के अंदर जो कॉन्सेप्ट बेटा हम डील करेंगे, वो क्या डील करेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी को क्या रखेंगे बेटा, बोलो शाबाश, कांस्टेंट रखेंगे, और वेलोसिटी और वेवलेंथ का रिलेशन देखेंगे कि ये दोनों डायरेक्ट हैं कि इनवर्स हैं। वो अभी आपको इंशाल्लाह टॉपिक के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन आई होप सो कि ये चीज़ अब आपने कुछ ना कुछ समझ ली होगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम फॉर्मूला बना देते हैं बेटा कि V इज F लैम्डा, दैट्स मीन वेलोसिटी भी है और क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी है, देन आपके पास है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है। इज इट क्लियर? तो आई होप सो कि ये चीज़ क्लियर होगी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज बेसिकली द स्पीड ऑफ द वेव, कितनी स्पीड से एक वेव जा रही है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट और टू कंजक्टिव ट्रफ। तो आई होप सो कि मैंने यही चीज़ें आपको बताई थी और यही चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होंगी। नाउ इस एनिमेशन में देखें जो कि लेफ्ट साइड है बेटा, इस एनिमेशन को देखो पहले।
ये देखिए, ये सोर्स से फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, दैट्स मीन फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द सोर्स। अगर सोर्स फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा तो फ्रीक्वेंसी होगी, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट रखोगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, देन लैम्डा का इनवर्स रिलेशन होगा किसके साथ बेटा, फ्रीक्वेंसी के साथ। इज इट क्लियर? ये चीज़ आई होप सो कि आपने नोट डाउन कर ली होगी। और यही चीज़ यहाँ पे भी बताई जा रही है बेटा कि हाइयर द फ्रीक्वेंसी स्मॉलर द वेवलेंथ एंड बोथ आर ऑब्वियसली बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। ठीक है, लेकिन मैं अगेन बात रिपीट करूं, हम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह रिफ्रैक्शन में जाके कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वेवलेंथ कंसीडरिंग फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। आई होप सो कि ये दो आपने छोटे छोटे पॉइंट्स बुलेट्स के फॉर्म में लिख लिए होंगे बेटा। ठीक हो गया? तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पे चल रहे हैं। ये एग्जाम्पल्स आप खुद एक दफ़ा ट्राई कर लें, जिसमें आपको यही फार्मूला लगाना है जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। सो व्हाट इज v? v इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन ओवर हेयर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट्स मीन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, दैट्स ओके, जस्ट बिकॉज के यूनिट जो है वो ऑटोमेटिकली कंजर्व भी कभी कभार हो जाता है। ठीक है, सो नाउ लिसन प्लीज बेटा अगेन, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 हर्ट्ज है, वेवलेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। सो ये फार्मूला यूज़ कीजिएगा। याद रहे बेटा, P4 का क्वेश्चन जब भी आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप प्रॉपर आप स्टेप बाय स्टेप इसको चलाया करें, हर चीज़ को पहले फार्मूला लिखा करें, देन उसके अंदर वैल्यूज पुट किया करें। द रीज़न इज़ कि जब भी एग्जामिनर चेक करता है और अगर आपका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है, तो वो आपको फुल मार्क्स फ़ौरन से दे देता है, इररिस्पेक्टिव कि आपने किस तरह से कैलकुलेशन की है, वो ये नहीं देखेगा। मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जो मार्किंग स्कीम है ना, जिसके साथ ए लिखा होता है, A1 लिखा होगा, A2 A3 लिखा होगा और साथ लिखा होगा 3.0 हर्ट्ज लिखा होगा, इस किस्म की कोई चीज़ लिखी होगी। तो जैसे ही लिखेगा, देखेगा कि आपने 3 हर्ट्ज आंसर सही लिखा है, वो आपकी कैलकुलेशन को देखेगा ही नहीं बेटा। वो सिंपल आपको 3 में से 3 मार्क्स से जितने मार्क्स का ये होगा, A3 का होगा तो आपको 3 मार्क्स दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका अगर आपका आंसर गलत हुआ तो वो फिर आपके स्टेप्स की तरफ जाएगा, जिनके आगे लिखा होगा C1 C2, अगर इस किस्म का कुछ लिखा हुआ तो फिर देन आपके वो मार्क्स देखेगा, आपके वो बाकी स्टेप्स देखेगा कि इसने बाकी स्टेप में क्या परफॉर्म किया। फिर देखेगा इसने फार्मूला सही लगाया तो 1 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। देन आपने वैल्यू सही पुट की, 2 मार्क्स आपको, देन अगेन 1 मार्क्स मजीद मिल जाएगा। आंसर गलत आ गया, दैट्स ओके, उसका 1 मार्क्स आपका डिटेक्ट हो जाएगा। तो याद रहे बेटा कि जब भी आप ये लिखेंगे, अब आंसर लिखें तो इसके साथ यूनिट ज़रूर मेंशन करें। आई होप सो कि ये सारी चीज़ें अब आप लोग खुद कर पाओगे। जी बेटा, नेक्स्ट चलते हैं हम। वेव इंफॉर्मेशन एक जनरल सा एक टॉपिक है, IGCSE में तो इंक्लूडेड नहीं है, हाँ ओ लेवल में इसके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है वेव इंफॉर्मेशन वाला, इस लेक्चर में अभी चलेगा। तो जो IGCSE के बच्चे हैं 0625 वो इस टॉपिक को बेशक ना देखें, दैट्स ओके, देख ले तो नॉलेज बढ़ जाएगा, A लेवल में तो करना ही करना है। देन आप जो O लेवल के बच्चे हैं बेटा 5054, तो वो ज़रा एक दफ़ा ध्यान से प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, वेव इंफॉर्मेशन क्या है? अगर आप इन सारी वेव्स को, जो कि ये सारी वेव्स जो हैं, ये जो पार्टिकल्स एरो हेड से स्टूडेंट्स जो हो रहे हैं, अगर आपको इनको बड़े ध्यान से अगर आप देखो तो ये एक वेव प्रॉपर बना रहे हैं और कितनी ज़बरदस्त सिमेट्री बन रही है कि आपको एक वेव में यूनिफॉर्मिटी नज़र आ रही है। क्लियर बेटा? अब जो मेन चीज़ है वो अगर आप देखो तो ये कि ये जो वेव है, मैं किसी को भी मार्क कर लेता हूँ, ये वेव इसकी तरफ क्या अप्रोच कर रहा है, इसकी तरफ ये क्रस्ट अप्रोच कर रहा है। ठीक हो गया? तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ये जो क्रस्ट है ये किधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, दैट्स मीन ये जो एरो है ये क्रस्ट बन जाएगा, और फिर उसके बाद यही डाउनवर्ड पोजीशन पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये ट्रफ भी बन जाएगा। आई होप सो कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। मैं एक दफ़ा इसको एनिमेशन को ज़रा मैं एक दफ़ा प्ले कर देता हूँ ताकि आपको समझ में बेटा आसानी से आ जाए। ठीक है, सो आई होप सो कि अब ये एनिमेशन चल रही होगी और आपको मेरी जो बात है वो फ़ौरन से समझ में आ जाएगी। यस, अब चल रही। ओके, सो एक दफ़ा दोबारा देख लें बेटा, इन सब ऑब्जर्वेशन को देख लो। देखो मैं किसी भी चीज़ को मार्क कर लेता हूँ, मैं इस वेव को देख लेता हूँ, इसको, ये देखो, ये भी क्या बन रही है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, ट्रांसवर्स वेव है ना। तो वेव जो पार्टिकल है ये इस तरह ऑसिलेट कर ऊपर जा रहा है बेटा, एंड देन नीचे जा रहा है। ठीक है, तो हमने इस वेव इंफॉर्मेशन में डिपिक्ट क्या करना है कि कौन सी चीज़ किस लम्हे अब क्या बनने लगी है। ठीक हो गया? थोड़ा सा अजीब सा मैंने बोला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कौन सा पार्टिकल नेक्स्ट पोजीशन उसकी क्या होगी, हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने ये इस टॉपिक में समझना है बेटा। ठीक है, सो जल्दी से इन इन्फॉर्मेशन को पढ़ लें। इन इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है,
In wave, particle oscillate just like a pendulum bob. When the particles reach at the top, they become crest and trough. We already know that when the particles reach at the bottom, they become trough and stops also. That's mean कि जो सबसे लास्ट वाला पार्टिकल है वो थोड़ा सा स्टेशनरी होता है just for the few moment और माइक्रो सेकेंड के लिए, then वो दोबारा डाउनवर्ड या ऊपर मूव करता है. When they cross their mean position, they have the maximum speed. That's mean अगर मैं पेंडुलम बनाऊं या इस वेव के अप एंड डाउन मूवमेंट को डील करूं, ध्यान से प्लीज सुनिएगा. तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये फाइनल वेलोसिटीज हैं, ये फाइनल स्पीड है बेटा, ये जीरो होंगी क्योंकि जस्ट मोमेंटरीली वो जो पार्टिकल है वो माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड के अंदर स्टॉप होगा, हल्का सा स्टॉप होगा, ठीक है. देन इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम. दैट्स मीन मीन पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम एंड एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगे. इज इट क्लियर बेटा. तो अब हम आगे चल रहे हैं, इसको मजीद इसको आगे लेके हम आगे मूव करते हैं. इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स एट द पीक एंड द मीन पोजीशन आर पॉइंट्स, क्रेस्ट विल बी द रेस्ट एट द फॉर अ मोमेंट. ठीक है, तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बता दी कि कौन सा पॉइंट है, क्रेस्ट पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ट्रफ, ये कौन सा, क्रेस्ट, देन अगेन ट्रफ. तो मैक्सिमम पॉइंट्स पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोमेंटरली, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि बिल्कुल मिली सेकेंड में वो थोड़ी देर के लिए हल्का सा स्टॉप होते हैं. जैसे एक चीज़ को आप ऊपर थ्रो करो तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी एट द लास्ट मोमेंट पे, जहाँ वो डाउनवर्ड मूव करने लगेगा अभी, तो फाइनल पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी बेटा वो जीरो होगी, देन वो डाउनवर्ड मूव करेगा. तो सेम इज द केस विद दिस वन. ओके, सो नेक्स्ट वन अब हम पढ़ने लगे हैं. एट मीन पोजीशन द पॉइंट विल बी मूविंग टू फॉर्म अ ट्रफ. ओके, ध्यान से प्लीज सुनिएगा. अब मैं इस पॉइंट को ये इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये पॉइंट है. अब बताया जाए कि नेक्स्ट मोमेंट में ये क्रेस्ट बनेगा या ट्रफ बनेगा. क्लियर. तो याद रखिएगा बेटा, सिंपल सी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ कि आपसे कोई भी पॉइंट, ओ लेवल की पेपर्स की बात कर रहा हूँ, कि आपके सामने कोई भी पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो चाहे कोई और पॉइंट है, अगर वो उसको मार्क कर दे और कह दे कि इस पॉइंट की नेक्स्ट पोजीशन क्या है, ये क्रेस्ट बनने लगा है, ये ट्रफ बनने लगा, तो आपने उसी पार्टिकल के बैक साइड पे देखना है. अगर उसके बैक साइड पे ट्रफ है तो पार्टिकल इज मूविंग टू फॉर्म अ ट्रफ. तो पार्टिकल थोड़ी देर में क्या बन जाएगा, ट्रफ बन जाएगा. क्यों? क्योंकि ये वेव आगे आएगी ना, तो ये सारे पार्टिकल आगे आएंगे और ये पॉइंट नीचे आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रफ बन जाएगा. सेम इज द केस विद दिस वन. ओके, सो ये मैंने समझा दिया बेटा. नेक्स्ट, अब वो कहता है कि प्लीज़ बताइए कि ट्रांसवर्स वेव में ये जो पॉइंट है जिसको मार्क किया गया, जिसको मैंने एरो ब्लैक एरोस यूज़ किए हैं, ये अब नेक्स्ट क्रेस्ट बनेगा या ट्रफ बनेगा. तो बेटा मैंने सिंपल सी लॉजिक क्या दी है, उस पॉइंट के पीछे देखो कि क्रेस्ट है या ट्रफ है. अब मुझे बताएं इस पॉइंट के इस साइड पे क्या है, ये क्रेस्ट है कि ट्रफ है, क्रेस्ट है. तो इसका मतलब है अगले लम्हे, अगले मोमेंट पे ये जो पार्टिकल है ये क्या बनने लगा है, ये बेटा बन जाएगा क्रेस्ट बन जाएगा. इज इट क्लियर? आई होप सो. ये छोटा छोटा पॉइंट्स है, आपको समझ में आ रहे होंगे. ओके जी, नेक्स्ट ये पॉइंट क्या है, ये बस ऐसे ही बेटा आपको एक वेव बताई गई है. हम देख लेते हैं कि इसमें ये एक एनिमेशन से सिमुलेशन है, हमने उसको यूज़ किया जिसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है जी, 2 हर्ट्ज़ है. और 2 हर्ट्ज़ क्यों है, क्योंकि 2 वेव्स पर सेकेंड के अंदर पास हो रही हैं. इज इट क्लियर? तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा. ये देखो, ये नंबर 1 वेव, ठीक है, कितने सेकेंड में पास हो रही हैं, 1 सेकेंड के अंदर. तो 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स पास हो जाती हैं, 2 वेव्स. तो दैट्स मीन 2 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 हर्ट्ज़ आ जाएगा. ना अगर इसी चीज़ का आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना हो तो t इज इक्वल टू आप कर दो बेटा 1/2 कर दो. तो ये आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 0.5 सेकेंड आ जाएगा. दैट्स मीन 0.5 सेकेंड लग रहे हैं एक वेव को क्या करने के लिए, पास होने के लिए. तो दैट्स मीन 1 सेकेंड के अंदर अंदर 2 वेव्स आपकी पास हो जाती हैं. तो टाइम पीरियड कितना होगा, 0.5 सेकेंड. एम्पलीट्यूड हमने सिमुलेशन के अंदर से ही फाइंड आउट किया हुआ है. तो ये चीज़ें आई होप सो कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा. तो वेव इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आर्टिकल में हम स्टार्ट करते हैं बेटा इन फेस पार्टिकल, और वहाँ से हम IGCSE के बच्चों को भी आगे लेके चलेंगे. ये जो छोटा सा पोर्शन था वेव इन्फॉर्मेशन का, और वेव का पार्टिकल कौन सा, क्रस्ट कब बनेगा, ट्रफ कब बनेगा, ये ज़्यादा 5054 से इसके क्वेश्चंस हैं. तो बाकी बेशक बच्चे ना देखिएगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो है इन फेस पार्टिकल ये ज़रूर देखिएगा. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.